अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़। मेरे हमरा मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब और असदुल्ला खान। नाज़रीन, वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आधी रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इंटेलिजेंस इदारों ने एक ऑडियो इंटरसेप्ट की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन के घर छापे के दौरान फायरिंग और रेप का ड्रामा रचाकर इंटरनेशनल मीडिया में इस वाक़े को उछाल कर मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम किया जाना था कि देखें पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की किस तरह खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि ड्रामा आज रात यानी गुज़िश्ता रात को ही रचाया जाना था और इमरान खान ने इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि जेलों में ख़वातीन के साथ बदसलूकी के बारे में अगर कोई शक रह गया था तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर हो गया है। इमरान खान ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने ये लिखा कि राना सनाउल्लाह इन खौफनाक कहानियों को एक साजिश के जवाज़ में छुपाने और क़ब्ल अज़ वक्त उनका पर्दा चाक करने की आड़ में ज़िम्मेदारी से फ़रार की कोशिशें कर रहे हैं जो अनक़रीब मंज़र-ए-आम पर आने वाली हैं। असद, राना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालात के जवाबात नहीं मिलते। सवालात ये हैं कि किन पीटीआई रहनुमाओं की कॉल टैप हुई, फिर पीटीआई का वो कौन सा लीडर है जिसके घर पर जाली रेड होनी थी और ये जाली रेड कैसे करवाई जाती, कौन करता, क्या पीटीआई के अपने कारकुन जाली यूनिफॉर्म, जाली गियर और व्हीकल्स में आते। तो आपको क्या लगता है कि ये डिटेल्स क्यों नहीं सामने लाए राना साहब? देखिए, राना साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशंस का एक जो सिलसिला शुरू हुआ और वो स्पेकुलेशंस का सिलसिला अब तक जारी है। मैं उन स्पेकुलेशंस पर तो बात नहीं करता क्योंकि वो सारी अनकन्फर्म्ड बातें हैं और उसमें से लोग अंदाजे लगा रहे हैं। एक लोगों ने एक डिबेट बनाई हुई है, वो सब बातें जो है उस पर तो हम नहीं जाते। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद राना सनाउल्लाह साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कई सवालात तो उठते हैं। मसलन ये आपने सही पॉइंट आउट किया कि अगर आपने ऑडियो को इंटरसेप्ट किया है और वाकई पीटीआई के कुछ लोगों ने ऐसा मंसूबा बनाया है और उनकी कोई ऑडियो कन्वर्सेशन मौजूद है तो ये तो आजकल तो वैसे एक रिवाज चल रहा है ऑडियोज को जारी करने का। तो ये ऑडियो तो जारी की जा सकती थी ताकि ये घिनौना मंसूबा बनाने वाले किरदार बेनकाब होते। और ये कैसे मुमकिन है कि अगर एक काम करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद दबाव में लाने का एक ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद है और वो उस ऑप्शन को इस्तेमाल ना करे। तो ये बात बड़ी हैरत का बाइस मेरे लिए है कि राना सनाउल्लाह साहब एक ऑडियो का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन वो ऑडियो सुनवा नहीं रहे, जबकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमें अंदाजा तो हो गया था कि कुछ वो तहरीक इंसाफ के बारे में बड़ा लाने वाले हैं सामने। लेकिन हमें ये अंदाजा भी था कि वो कुछ सुनवाएंगे या कुछ दिखाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जुबानी दावे तक महदूद रही। फिर दूसरा ये है, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि उन्होंने जो इशारा दिया जिस पर ज्यादा तूफान मचा है कि किसी खातून के साथ हरासमेंट हो सकती है जेल के अंदर या उसका रेप हो सकता है। मेरे लिए ये बहुत ही हैरत की बात है क्योंकि हुकूमत को पता है कि जेलों का एक स्ट्रिक्ट निज़ाम होता है और ख़वातीन की जेल के अंदर तो मर्द एहलकार भी तैनात नहीं किए जाते, सिर्फ ख़वातीन एहलकार मौजूद होती हैं। कोई पूरे स्ट्रिक्ट SOPs मौजूद हैं, कोई मर्द अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो ऐसे में हुकूमत की मंशा के बगैर कैसे साजिशी अनासर जो हैं वो हुकूमत की लेडी पुलिस को या पूरे सिस्टम को चकमा देकर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो सकते हैं। ये मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात होगी कि अगर ये इसका कोई 1% भी इम्कान अगर कोई जाहिर कर दे कि ये हो सकता था, ये हमने होने से रोक दिया है, तो ये मुमकिन ही कैसे था, ये हो ही कैसे सकता था। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि जेलों का जो सिस्टम है खवातीन की जेलों का वो बड़ा एक स्ट्रिक्ट होता है और SOPs को अगर फॉलो किया जाए तो ये किसी के गुमान में भी नहीं आ सकता जो राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया। तीसरी बात यह है कि हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश नहीं हो सकती। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा कुछ है और ऐसा कोई चीज कहीं पर कोई पक रही है, कोई मंसूबा साजिश तो कहीं पर कोई भी तैयार कर सकता है। साजिशियों को सजा देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज राना सनाउल्लाह साहब को बताना चाहिए ये मंसूबा जिन लोगों ने तैयार किया है उनको पकड़ने में, उनके दारों को पकड़ने में क्या कार्रवाई अब तक हुई है। क्योंकि मुझ समेत बहुत सारे पाकिस्तानी ये चाहेंगे कि जैसा घिनौना मंसूबा किसी के जहन में अगर उसने सोचा भी है और उसको जिक्र भी किया है तो ऐसे किरदारों को जो है वो सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। तो उन लोगों को पकड़ने के लिए अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, इसके बाद रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत खामोश क्यों है। बताया जाए कि वो तमाम लोग जो इस किरदार का हिस्सा थे उनको अभी तक कैफरे किरदार तक या उनको अभी तक सामने क्यों नहीं लाया जा सका। और इस ज़मन में जो आखिरी बात मैं वो कहना चाहता हूँ वो ये है, जो असद कैसर साहब ने एक ट्वीट भी की है, वो देखिए 2 तरह की खवातीन को पकड़ा गया है और एक तो वो हैं जो हो सकता है जलाओ घेराव में मुलव्वस हों, जो उस दिन कोर कमांडर हाउस पे गई हों, जिना हाउस में गई हों। ऐसे लोगों को तो जाहिर है मुआफ़ी दी ही नहीं जा सकती जो किसी भी किस्म की शरपसंदी में मुलव्वस है, चाहे वो मर्द है या औरत है।
और उसको किसी भी किस्म की महज औरत होने की बुनियाद पर रियायत नहीं मिलनी चाहिए। इस पर तो ये तो डॉट इस पर लगा देना चाहिए, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ खवातीन को एमपीओ के तहत पकड़ा गया है, 3 एमपीओ के तहत खवातीन को पकड़ लिया गया। तो मेरा ख्याल है अगर किसी को सिर्फ इस वजह से नक्शे अमन के पेश नजर पकड़ा गया है, तो अब हुकूमत ने इस वक्त सूरत हाल पर इतना काबू पा लिया है कि अब कोई नक्शे अमन का खतरा नहीं, के खतरे का बायस नहीं बन सकता। तो मेरा ख्याल है कि जो 3 एमपीओ वाली खवातीन है, कम अज कम उनको वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए, सर्वेलेंस उनकी जारी रखें, उनको छोड़ देना चाहिए, ताकि ये जो एक खवातीन के हवाले से पूरी दुनिया में एक इशू बन रहा है उस पर जरा काबू पाया जा सके। बिल्कुल, ये पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर अमल दरामद करना चाहिए हुकूमत को। अच्छा हिलाली साहब, अब ये पॉइंट कि इससे पहले तहरीक इंसाफ की हर ऑडियो सामने लाई गई है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, 9 मई के सबूत भी मिले ऑडियोज़ के जरिए कि किस तरह लीडरशिप कारकुनान को इंस्टिगेट करती रही, और हैरान कुन तौर पर राना सनाउल्लाह ने इस मामले पर कोई ऑडियो पेश नहीं की। तो आपकी नज़र में क्या वजह हो सकती है? मुझे और आपको पता चला होगा कि 9 मई का सुना ये है, पता नहीं आपने सुना है ये नहीं है, कि एक ऑफिशियल रिपोर्ट आया है फौज का। जी, आपने सुना है उसके बारे में कि एक MI ने रिपोर्ट छापा है इसका? जी जी। वो रिपोर्ट में अजीब अजीब सी चीज़ें हैं जो अगर वो रिपोर्ट है और वो सच है तो फिर एवरीथिंग स्टैंड्स रिवील्ड, उसके बाद तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मगर उस रिपोर्ट के बारे में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पता नहीं आप शायद जानते हो ना, मेरे ख्याल में अखबार में कुछ आ रहा है इस खुफिया रिपोर्ट पे जो सबमिट हुआ है, सुना, मगर हमें नहीं पता। तो पहली बात तो ये है कि दूसरी बात 11:30 बजे रात को राना सना साहब टेलीविज़न पे आके, या वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे पता नहीं कौन, टेलीविज़न पे आके इस किस्म का खबर देना, तो मैं तो आई वॉज हॉरिफाइड। ये अमूमन उस वक्त होता है जब इस किस्म के क्राइम्स जो हैं वो हो जाते हैं, नहीं कि हमने कुछ चीज़ को रोका है, हमने कुछ चीज़ को पकड़ा है, इसका मतलब नहीं है कि नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ इट वाज सो स्पेक्यूलेटिव। भाई कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने औरतें हैं, किधर हैं, कौन है, और अगर कस्टडी में है उनको आप कस्टडी में है, दैट मीन्स आपकी कस्टोडियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनका ये सेफ्टी है उसमें इस किस्म का वाकया कैसे हो सकता है? सो मुझे मैं क्या कह सकता हूँ, आई थिंक ये सब स्पेकुलेशन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा असद, अब इस पर एक और पहलू भी है, रेप जैसे हसास मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई काबिल मजम्मत है, चाहे वो रेप का झूठा इल्ज़ाम हो या फिर प्रीएम्प्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ये पहले ही कह दिया जाए कि बगैर कोई केस आए, बगैर तहकीकात और एविडेंस के, कि जब भी ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया तो वो झूठा होगा, साजिशी होगा। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह तो अगर किसी खातून के साथ कस्टडी में वाकई हरासगी का मामला हुआ हो तो बगैर तहकीकात पहले ही डिस्क्रेडिट कर दिया गया है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे राना सनाउल्लाह साहब की रात के 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद समझ नहीं आया कि वो रात को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या हासिल करना चाहते थे। देखिए, अगर तो ये मालूमात हुकूमत को पता चल गई थी तो फिर तो ये बहुत ही अहम मालूमात थी, और उसके नतीजे में मज़ीद उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मेजर्स ले लिए गए होंगे। आई एम श्योर, जाहिर है हुकूमत को जब पता चल गया, एक मनसूबा बेनकाब हो गया, तो उस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए जो भी हुकूमत को करना चाहिए वो उन्होंने किया होगा। जब उन्होंने वो कर लिया होगा और इस मामले पर काबू पा लिया होगा तो फिर आप मुकम्मल तौर पर तहकीकात करने से पहले तो चीज़ें अनाउंस भी नहीं करते। फिर तो आप कहते हैं कि हम अभी ये बहुत सारी हसास मालूमात होती हैं और हम देखते हैं बहुत सारे केसेस, और ये बड़ा हसास मामला है, तो बहुत सारे हसास केसेस में हम देखते हैं कि हुकूमत कहती है कि जी चूंकि अभी हमने इसको पूरा देख रहे हैं, अभी हमने इससे जुड़े हुए किरदारों को पकड़ना है, इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, इसलिए इस पर हम खामोशी इख्तियार करते हैं। तो इतनी जल्दी क्या थी?
आप इस मंसूबे के तमाम किरदारों को पकड़ते, इसको नाकाम बनाते, 2 दिन गुजारते, क्योंकि खतरनाक बात तो यही थी ना कि अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता। जब आपने इसको एग्जीक्यूट होने से पहले रोक लिया है तो फिर आपको रात के 12:30 बजे 12:15 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का से क्या हासिल किया आपने, क्या मकसद था इसका? और उल्टा मेरा ख्याल है कि सियासी, तो अगर कोई सियासी मकसद हासिल करना भी मकसूद था तो उल्टा नुकसान ही हुआ है शायद सियासी तौर पर। ठीक है हिलाली साहब, अगर ऐसी कोई कॉल इंटरसेप्ट हुई भी है जिसका सबूत वैसे तो राना सनाउल्लाह ने पेश नहीं किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने डिफेंसिव मोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय उनको ये कहना चाहिए था कि अगर कोई खातून ये शिकायत लेकर आती है तो हम शफाफ तहकीकात भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करना था। बड़ा डिफेंसिव, इतना डिफेंसिव कि महसूस ये हो रहा था कि ये सब हो गया है, और फार फ्रॉम एक्सपोजिंग या प्रिवेंटिंग द क्राइम उन्होंने एक आफ्टर द फैक्ट अनाउंसमेंट कर दिया है और सब चीज लगा दिया है पीटीआई के वर्कर्स पे। यार मैं तो समझ ही नहीं सकता ये कैसे फैसले करते हैं, ऑनेस्ट टू गॉड। ये है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, सो सैड। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा असद, तो पीटीआई तो पहले ही 9 मई के वाकयात पर आने वाले रद्द-ए-अमल की जद में है, तो आप समझते हैं कि अभी भी पीटीआई इस तरह के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करना अफोर्ड कर सकती थी जो कि राना सनाउल्लाह ने जिसका जिक्र किया, बजाय इसके कि बैकफुट पर चली जाए या 9 मई के वाकयात पर शर्मसार हो, माफ़ी मांगे? अच्छा देखें, चूंकि इस बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा मालूमात रामीन नहीं हैं, तो अब इस पर मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए। कुछ सवालात बुनियादी उठते थे जो हमने इस पर बात कर दी है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन करने से अनटिल अनलेस कि हमारे पास मजीद फैक्ट सामने हैं तो हम उस पर मजीद बात कर सकते हैं। लेकिन चलें, इसको मैं वाइंड अप करता हूँ एक जुमले से जो आपने सवाल किया कि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त इतनी बैकफुट पे है और उसके लोग भागे हुए हैं, पकड़े गए हैं। कल तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने कल सहाफ़ियों से मुलाकात की है, उसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी एक भी लीडर मुझसे मिलने के लिए ज़मान पाक नहीं आता और नहीं आ सकता, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर कोई यहाँ पर आएगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो कोई भी पीटीआई का लीडर ज़मान पाक नहीं आता, तो सब छुपे हुए हैं, रूपोश हैं, भागे हुए हैं। एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई जिस पर हम आगे जाके बात करेंगे भी अगर आप इस पर सवाल उठाएंगे तो उस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल लोगों का कुछ पता नहीं है। तो आई डाउट के, और मैं इसको रद्द भी नहीं कहता, खैर राना सनाउल्लाह के दावे को मैं रद्द भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कोई सबूत फराहम नहीं किए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम सियासत पर बात हमने शुरू की, तो नाज़रीन एक के बाद एक बड़ी तवातुर से तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और बज़ाहिर इमरान खान तनहा नज़र आ रहे हैं। और अब जबकि तहरीक इंसाफ की सियासत बंद गली में पहुँच चुकी है, इमरान खान मुज़ाकिरात की पेशकश कर रहे हैं। अब ये वही इमरान खान हैं जो अपने उस मौक़िफ़ पर डटे नज़र आते थे कि यह हक़ और बातिल की जंग है, इलेक्शन लेने के लिए असेंबलियाँ तोड़ना, सड़कों पर निकलना तो उनकी पॉलिसी में शामिल था, मगर अपने मुखालिफिन के साथ बैठना कभी उनकी पॉलिसी में शामिल नहीं था। मगर अब उनकी जानिब से एक साथ रुकनी मुज़ाकिराती कमेटी बना दी गई है। पहले इमरान खान और उनके रहनुमा ये कहते नज़र आते थे कि इलेक्शन के अलावा किसी चीज़ पर बात नहीं होगी, मगर अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। लेकिन अब मसला ये है कि हुकूमत खान साहब से मुज़ाकिरात में इंटरेस्टेड नहीं है और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान दरअसल NRO की अपील कर रहे हैं और मुल्क में आग लगाने वालों के साथ मुज़ाकिरात नहीं हो सकते। हिलाली साहब, खान साहब की तरफ से बड़ी मुदब्बिराना, मुफाहिमाना और मसालेहाना बातें की जा रही हैं, तो क्या 9 मई के बाद वो बिलाखिर अपनी जारहाना पोजीशन से पीछे हट चुके हैं? अब उनको मुज़ाकिरात की अहमियत का क्या एहसास हो चुका है? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट PDM ने फैसला कर लिया है और शायद उन्होंने मिल के फैसला किया है, दो लोग जो क्वार्टर्स हैं जो उनके साथ हैं, कि अब ये PTI और इमरान खान ख़त्म हो गया है। अब हम लोगों को सोचना है माइनस PTI पाकिस्तान, और इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है एब्सोल्युटली, वो ये देखिए बिल्कुल बंद कर दिया है ना। नवाज शरीफ एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द PDM अनाउंसमेंट आ गई है कि ये तो NRO चाहेंगे, ये टेररिस्ट है, आई कांट टॉक। जब आदमी कह देता है, जैसे इमरान खान कहता था कि ये NRO मांगते हैं और कुछ नहीं, और मैं नहीं बात करूंगा चोरों से, अब
इफ नॉट एग्जैक्टली दोज वर्ड्स, नवाज शरीफ ने यही बात कर दी है कि मैं नहीं बात कर सकता। टेररिस्ट से टेररिस्ट तो लफ्ज इस्तेमाल किया है और ये NRO भी उसने इस्तेमाल किया है। सही। तो मेरे ख्याल में एक डेड ये हो गया है, और पाकिस्तान के हिस्ट्री में इस किस्म के डेडलॉक्स हर वक्त कोई ना कोई आफत लाता है। और हम देख रहे हैं हमारे हिस्ट्री में नॉट टॉकिंग टू ईच अदर मेरे ख्याल में हैज़ कॉस्ट लाइव्स, लोग मारे गए, लोग टांगे गए, और बिल्कुल निज़ाम और पूरा सिस्टम को धचका लगा है, और सीरियस धचका, और ऐसे सेटबैक्स हुए हैं जो इस वक्त हमें मेरे ख्याल में ये नौबत हमारे पास ये सिस्टम हमारा इट्स अ रिजल्ट ऑफ नो टॉक्स, नो फ्लेक्सिबिलिटी। ये है चीज़ें जो पाकिस्तान को इस नहज पे ले आया है आज। मगर ये सीखे नहीं है, तारीख से नहीं सीखे, तो फिर और भुगतेंगे हम, अफसोस से कहना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। असद, आपको भी ये लगता है कि अब मुज़ाकराती अमल पर हुकूमत भी वही कर रही है जो PTI करती रहती थी, और हुकूमत तब कहती थी कि मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, मगर अब हुकूमत खुद ही जी चुरा रही है इससे? देखिए, इमरान खान साहब ने जो एक मुज़ाकराती टीम का ऐलान किया है, ये अपने तौर पर एक बहुत हैरानकुन अमल है। उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात का ऐलान तब किया जाता है जब मुज़ाकरात के लिए दूसरा फरीक भी तैयार हो, या मुज़ाकरात का कोई माहौल मौजूद हो। अगर मुज़ाकरात दो, और ज़ाहिर है ये दो फरीक़ैन के दरमियान ही होते हैं ना मुज़ाकरात, एक फरीक के साथ मुज़ाकरात का मौजू ही डिस्कस नहीं हो रहा, यानी पहले इस बात पर इत्तफाक होता है कि चलिए हम दोनों मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फिर टीम अनाउंस होती है, फिर आप मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाते हैं। हाँ। अभी पहला मरहला ही मुकम्मल नहीं हुआ और दूसरे मरहले पर आ गए, यानी मुज़ाकरात की तो बात ही नहीं हुई कहीं पर दोबारा से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट की एक कहने पर एक मुज़ाकरात चल रहे थे, या खैर चलिए सुप्रीम कोर्ट तो कहती है कि जी हमारे कहने पर नहीं हो रहे थे, या आपके अपने कहने पर, आपकी अपनी ख्वाहिश पर हो रहे थे, लेकिन चलिए इस बहस में जाए बगैर जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे और सेनेट के चेयरमैन सेनेट के ऑफिस से ने इसकी मेज़बानी की थी, तो 3 राउंड हुए मुज़ाकरात के, और उसके बाद दोनों फरीक जो हैं वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर PML ने ये कहा था कि जी हमने मुज़ाकरात किए, उसमें हम करीब पहुंचे हैं, लेकिन इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। हम 30-40 दिन के फासले पर खड़े हैं, और हुकूमत चाहती है कि अभी फौरी तौर पर इलेक्शन का अनाउंस किया जाए और असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं। हम चाहते हैं कि बजट के बाद ऐसा किया जाए। तो इसमें जो फ़र्क पड़ता है वो 30-40 दिन का पड़ता है, और हुकूमत ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर मुज़ाकरात को जारी रखा जाए तो ये फ़र्क कम किया जा सकता है, या कोई इत्तफाक़ राय पैदा किया जा सकता है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उस वक्त ये ऐलान किया था कि जनाब हम मुज़ाकरात को मज़ीद जारी नहीं रखना चाहते। PTI ने जब मुज़ाकरात को मज़ीद जारी रखने से इनकार कर दिया था तो मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया था। जब ये बाब बंद हो गया है तो फिर ये ऐसे नहीं खुल सकता कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खोलना चाहती है कि आप सिर्फ कमेटी, और फिर आप अगर इस टीम को ये जो अनाउंस की है, देखिए मैं फिर ये कहूँगा कि मुज़ाकरात का एक माहौल होता है, इसमें जो शाह महमूद कुरैशी साहब कहाँ हैं, कैसे मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे, परवेज़ खट्टक साहब कहाँ हैं, फिर ये मुराद सईद साहब कहाँ हैं, ये मुज़ाकरात में कैसे आएंगे। अभी तो ये ज़्यादातर लोग रूपोश हैं, या गायब हैं, या शायद मतरूब भी हैं, कुछ पकड़े हुए हैं, परवेज़ खट्टक साहब का कोई पता नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल में मुज़ाकरात का ऐलान कर देना, या मुज़ाकरात की टीम बना देना, कमेटी बना देना, ये मुझे बेमानी सा लगता है। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ा, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी PTI की जानिब से मुज़ाकरात के अमल की ऑफ़र की और उसके जवाब में हुकूमत की रिलक्टेंस की। हिलाली साहब, ब्रेक पर जाने से पहले असदुल्ला ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया था, वो ये था कि PTI की जो टाइमिंग है मुज़ाकरात को लेकर वो बड़ी ख़राब है। जब माहौल साजगार था तो ख़ुद ही दरवाजे बंद कर दिए गए थे PTI की जानिब से, ये कह के सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अब हम मुज़ाकरात में शामिल नहीं होना चाहते, और अब जबकि माहौल साजगार नहीं है तो उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, एक तरफा कोशिश है। किस तरह से देखते हैं आप?
हाँ बिल्कुल सही कहा असदुल्ला ने। उस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी होना था, मगर उस वक्त ये तो देवर राइडिंग हाई, और उनका जो पॉलिसी था वो गलत में निकला, और हम देख रहे हैं सही गलत निकला। देखिए बात सीधी सादी है। अब इस वक्त मैं बता रहा हूँ हो या क्या रहा है, जलसे शुरू हो गए हैं। ये मैंने आपको कहा है फैसला हो गया है, -1 पे इलेक्शंस होंगे। अच्छा। ना इमरान खान होगा, ना पीटीआई होगी, और अब से आज से जलसे शुरू हो गए हैं। आप जाके देखें छोटे छोटे टाउन्स और गांव में जलसे हो रहे हैं, पंजाब में, ऑल ओवर पंजाब। तो ये तो लोगों को कहा जा रहा है, सिग्नल किया जा रहा है हमारे अवाम को कि भूल जाओ इन लोगों को, पीटीआई को, खत्म हो गए ये, देयर टाइम इज पास्ट। आप सुनेंगे तकरीर ये जो आज कर रही है या कल कहेंगी मरियम सफ्तर जो है, तो आप देखेंगे यही स्टोरी होगा। वो बिठाना चाहते हैं पाकिस्तानियों के दिमाग में कि पीटीआई इज फिनिश्ड, इमरान खान इज फिनिश्ड। वो क्या हाउस अरेस्ट पे, आज पता नहीं क्या कोई कह रहा था, कोई रूमर्स हैं कि वो हाउस अरेस्ट पे हैं, बट आई डोंट नो, मगर सब चीज़ फॉर्मलाइज तो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में गेट यूज्ड टू दिस, ये नया सिचुएशन जो है विदाउट द पीटीआई, ये मुल्क इस तरीके से ये जो लोग चला रहे हैं इधर इस वक्त, वो समझते हैं ऐसा ही बढ़ेगा आगे। देखते हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है असद, आपको क्या लगता है हुकूमत एक मजबूत और मुस्तहकम पोजीशन में है इस वक्त, तो उसे एक कमज़ोर होती हुई पीटीआई से मुज़ाकरात क्यों करने चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि मुज़ाकरात हुकूमत उसको पता है कि पीटीआई टूट रही है, टूट फूट का शिकार है, तो मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा है। और मुज़ाकरात तो उससे किए जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि कोई दूसरा जो फरीक है कुछ वो मांगेगा, कुछ आप देंगे, तो यहाँ पर तो पीटीआई कुछ मांगने की पोजीशन में ही फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मैं आपको बताऊँ पिछले 20 दिन में हालात बहुत बदल गए हैं। आज 28 तारीख है, आज से 20 दिन पहले 8 तारीख को हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उस वक्त ग्राउंड पर, अभी जो हिलाली साहब बात कर रहे थे ना कि ग्राउंड पर जलसे हो रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, 8 तारीख तक सूरत हाल ये थी कि हर शख्स पीटीआई का टिकट लेने के लिए जोर लगा रहा था। खुद मुझे दिन में कम से कम 10 फोन आते थे कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, ये मैं टिकट का हकदार था, इमरान खान ने मुझे टिकट नहीं दिया, अब तो देखें ये पीटीआई का टिकट, ये जो सीट है ये मसला हो जाएगी, और अपना केस पूरा बना के प्रेजेंट करते थे। और आज मैं हंस रहा था सुबह बैठा कि एक साहब मुझे सरगोदा से दिन रात फ़ोन किया करते थे, उनकी फैमिली फ़ोन किया करती थी कि हमारा केस प्लीज़ आप टीवी पर प्रेजेंट करें कि देखिए हमें टिकट नहीं मिला, हमारा टिकट बनता था। और आज मैं उनको देख के हंस रहा था कि आज उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। इतना जोर लगाया था उन्होंने कि टिकट लेने के लिए, और आज वो ऐलान कर रहे थे कि जी मैं टिकट पीटीआई का मैं जो है वो पीटीआई छोड़ रहा हूँ। टिकट उनको फिर भी नहीं मिला था। तो सूरत हाल बहुत बदल चुकी है पिछले 20 दिन में। और जो अभी हम इस पर थोड़ा सा आगे जाके बात भी करते हैं कि जो नून लीग है, क्या इस सारी सिचुएशन में उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, या उसके लिए भी कुछ खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। तो हालात सबके लिए तब्दील हुए हैं, पीएमएलएन के लिए भी हुए हैं, क्योंकि कुछ मेजर नए प्लेयर्स जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। तो पिछले, और अगर पीएमएलएन वो मुज़ाकरात की बात तो चलिए वो एक साइड पर रह गई, इमरान खान साहब इस वक्त एक कमज़ोर विकेट पर खड़े हैं। और उनका अपना कल जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में अपना कॉन्फिडेंस जाहिर किया है कि जी मैं जीतूंगा, मैं फाइट बैक करूंगा, मुझे 1.5 महीना भी अगर कैंपेन के लिए मिल गया तो मैं बाजी पलट दूंगा। ये इंतखाबी सियासत पर नजर रखने वाले जो लोग हैं वो शायद उनसे पूरी तरह इत्तेफाक न कर सके। इस बात को जरा आप एक्सप्लेन करें, जरा इस बात को एक्सप्लेन करें कि किसी भी वक्त नून लीग के लिए कैसे खतरे की घंटियां बज रही हैं, जो नए धड़े बन रहे हैं, जैसे जहांगीर तरीन की एक पार्टी बन रही है, फिर काफ लीग से 26 पीटीआई कारकुनान के राब्ते हुए हैं। तो इस सब में क्या कोई नुकसान होने जा रहा है नून लीग को, क्या देख रहे हैं आप? देखिए कल मैंने कहा था नून लीग को क्या सूट करता है, नून लीग को सूट करता है कि पीटीआई खत्म हो जाए और पीटीआई या इतनी कमजोर हो जाए कि वो किसी भी जगह पर आके इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में ना हो। और जब लोगों ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया तो जाहिर है जब एक फरीक घर चला जाएगा तो दूसरा फरीक जो है वो वही मैदान में बाकी रह जाएगा, जैसे कि नून लीग को लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल मैं आपसे कह रहा था प्रोग्राम में
कि कोई अगर एक दर छोड़ेगा और सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ये भी कर सकता है कि मैं दोबारा से सियासत शुरू कर रहा हूँ। अब आप देखिए खबर क्या आई थी आमिर कियानी साहब के हवाले से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आमिर कियानी साहब ने कहा था कि जी मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ। लेकिन आज की खबर क्या है, आज की खबर ये है कि चौधरी सरवर साहब से उनका राब्ता हो गया है। इसी तरह से और लोग भी हैं, फैज का मौका साहब हैं और लोग, तो वो सारे लोग जो हैं वो अब दो ग्रुप हमें सामने नजर आ रहे हैं पीएमएलएन के मुकाबले में उठते हुए। एक चौधरी सरवर साहब यानी काफ लीग और दूसरा जो है वो जहांगीर तरीन साहब। आज देखें दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। जहांगीर तरीन साहब से सईद अकबर नवानी ने मुलाकात की है। सईद अकबर नवानी ने पिछला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ा था, अभी जो 17 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, और उससे पहले 2018 का इलेक्शन उन्होंने आज़ाद हैसियत में लड़ा था। मैं 18 जुलाई के इलेक्शन के लिए जब भक्कर गया था तो मैंने सईद अकबर नवानी साहब से खुद पूछा था, मैंने कहा कि मरियम हर हल्के में जाके जलसे कर रही हैं, तो नवानी साहब आपने मरियम साहबा को जलसे के लिए दावत क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा कि मैं खुद इतना तगड़ा हूं कि मुझे मरियम के जलसे की जरूरत नहीं है, मैं उसके बगैर सीट जीत जाऊंगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है सईद अकबर नवानी, रशीद अकबर नवानी, नवानियों का ग्रुप है। और आज नवानी ग्रुप नून लीग छोड़ के जहांगीर तरीन साहब के साथ मिल रहा है, यानी वापस जहांगीर तरीन साहब के पास चला गया। तो अब सोचिए कि भक्कर में नून लीग के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। नवानियों के मुकाबले में जो इलेक्शन लड़ते थे डॉक्टर अफजल ढांडला जो मुनहरिफ होकर नून लीग में आ गए थे, और कल तक हमें यह लग रहा था कि नून लीग के टिकट पर ढांडला साहब इलेक्शन लड़ेंगे। आज ढांडला साहब का जो ग्रुप है छीना ग्रुप, गजनफर छीना ग्रुप, वो अब से शायद थोड़ी देर में लाहौर में सर जोड़ के बैठ रहा है, या अब तक हो सकता है बैठ भी गए हों। अच्छा। वो 18-19 बंदे उनके पास सिलेक्टेबल्स हैं, उसमें शाहानी साहब हैं, खुद गजनफर छीना है, उनका पूरा ग्रुप है। अब ये पूरा ग्रुप या तो एडजस्टमेंट करेगा, सीट एडजस्टमेंट करेगा जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ, या आजाद खड़ा होगा। दोनों सूरतों में नून लीग का भक्कर से मुझे इस वक्त तक सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। तो नून लीग की ये परेशानी बिल्कुल बजा है कि जब नए ग्रुप से मर्ज हो रहे हैं और मुख्तलिफ ज़िलों में जब नए ग्रुप से मर्ज हो रहे हैं तो नून लीग को वो टक्कर देंगे। अब वो सीटें जो नून लीग समझती थी कि तहरीक इंसाफ के गायब हो जाने के बाद या साफ हो जाने के बाद उसके हिस्से में आएंगी, वो सीटें अगर काफ लीग के कुछ को बांट दी जाएं और कुछ सीटें जो हैं वो बांट दी जाएं जहांगीर तरीन साहब को, तो अल्टीमेटली, और फिर ऐसे में बिलावल साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी अपनी पोस्टरिंग कर रहे हैं, पोजीशनिंग कर रहे हैं पंजाब में, या रीपोजिशनिंग पंजाब में हो रही है उनकी। तो ऐसी ये तमाम सूरत हाल पीएमएलएन के लिए हरगिज फेवरेबल नहीं है। हिलाली साहब, आपको भी लगता है कि नए धड़े बनने की वजह से पीटीआई को तो जो नुकसान होना था या होगा कि नहीं ये तो अभी नहीं पता, लेकिन क्या साथ साथ नून लीग के लिए भी चैलेंजेस होंगे अगर इलेक्शंस की बात करें? कमाल भाई, ऑब्वियस द नेक्स्ट अगला पीटीआई जो है वो होगा। देखिए ये 26-29 लोग ये जाके पार्क मोड में, गाड़ी को उन्होंने पार्क मोड में काफ में गए। 26 लोग काफ में जाना, बातचीत हुई होगी ना, बिल्कुल बातचीत ये भी होगी कि फ्यूचर क्या है। तो इस वक्त वो कहते हैं लेट्स गो इनटू द पार्क मोड। पार्क मोड होगा काफ, किधर शुजात, फिर परवेज इलाही का भी मसला हल हो जाएगा। तो एब्सोल्युटली अगला पीटीआई विल बी नोन बाय सम अदर नेम, मगर उसको हम आइडेंटिफाई अभी से कर सकते हैं। ये जो 26-29 हैं जो ये छोड़ के गए हैं ये उसमें होंगे। अच्छा। और सदर्न पंजाब से लोग होंगे, और शायद पीपीपी के साथ भी एक कोalition बनेगा। हाँ, नून जो है इट मे बी, नून इज द बिगेस्ट लूजर। देखिए पंजाब में जो नून, पीटीआई ने जो नून के साथ किया है ये वापस नहीं आना है पंजाब में। नून कोई और आना है, उसका नाम क्या होगा आई डोंट नो। पी से तो शुरू हो गया होगा, उसके बाद क्या आएगा पता नहीं, मगर यही लोग जो छोड़ के गए हैं दे विल बी एट द फोरफ्रंट। तो मेरा अपना ख्याल है कि नून का प्रोस्पेक्ट्स आर नॉट गुड, और लीगल भी मसले हैं उनके जो उनको क्लियर करना होगा। तो मेरे ख्याल में हालांकि नून ने बड़ा कोलैबोरेट और कोऑपरेट किया है, फिर पीपीपी ने भी कोलैबोरेट और कोऑपरेट किया है, मगर जितने एक्स पीटीआई ने कोलैबोरेट और कोऑपरेट किया है उनसे तो ज़्यादा वो उन्होंने किया है। तो यू कैन सी द इमर्जेंस ऑलरेडी ऑफ द न्यू लीडर ऑफ द न्यू पार्टी ऑफ द पंजाब
and ultimately Pakistan. नहीं, ये आपका बड़ा अहम पॉइंट है असद, इस पर आप भी ज़रा कमेंट कर दीजिए कि नून लीग की जो पंजाब में सिचुएशन है, जिस तरह की पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में अब जिस तरह की सिचुएशन है इंतहाई गैर मकबूल हो चुकी है, तो जाहिर है ये तो इनेविटेबल था, ये फोर्स ही कर रहे होंगे नून लीग की जमात के जो अहम रहनुमा हैं कि सिर्फ पीटीआई का वोट बैंक तोड़ना या पीटीआई की जो धड़ेबंदी हो रही है सिर्फ उससे उनको फ़ायदा नहीं होने वाला, उनकी अपनी कारकर्दगी सिफर है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अचानक सर्वेस में ऊपर आई थी ना 8 तारीख तक, जो मैं बात करता हूँ कि 8 तारीख के बाद कैलेंडर चेंज हो गया, 8 तारीख तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन पार्टी थी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो वजूहात पे मकबूल थी। एक तो उसका अपना नज़रिया, कोई लोग उसके हकीकी आज़ादी से मुतासर शायद हुए होंगे, कुछ लोग वो अमेरिका वाले बयानिए से मुतासर होंगे, हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग पीटीआई को इसलिए भी सपोर्ट कर रहे थे, और ये ज़्यादातर वोटर्स जो स्विंग वोटर होता है वो पीटीआई की तरफ इसलिए आया था क्योंकि वो महंगाई से और मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस और परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और वो समझते हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी, ये 14 जमातें नाकाम हो गई, ये परफॉर्म नहीं कर सकी, यही वजह है। देखिए, मैं बार बार ये कहा करता था कि नून लीग की ख्वाहिश है कि 2 साल के लिए कोई ऐसा सेटअप आ जाए कि वो सेटअप के बाद लोग उस सेटअप को, नए लोगों को गालियां दे रहे हो, वो टेक्नोक्रेट सेटअप हो या कोई भी हो, उनको गालियां दे रहे हो, हमारी परफॉर्मेंस को भूल जाएं। अब क्या है, अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को जीतती हुई नजर नहीं आएगी तो वो ऐसा नहीं होगा कि फिर वो वापस मुड़ के नून लीग की तरफ या किसी ऐसी जमात की तरफ चले जाएंगे जिससे वो पहले ही नाराज होकर पीटीआई की तरफ से आए थे। फिर वो किसी ऐसे ग्रुप की तरफ जाएंगे जिसको वो समझेंगे कि मौका देना चाहिए, हो सकता है ये ग्रुप कुछ परफॉर्म कर जाए, कुछ नया एलिमेंट आया है, कुछ जहांगीर तरीन आया है। अगरचे ये सब बातें करना अभी बहुत कबलस वक्त है, लेकिन हम इसको एनालाइज इसलिए कर रहे हैं कि नून लीग के लिए चैलेंजेस मौजूद हैं। नून लीग के लिए चैलेंजेस खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि नून लीग के लिए चैलेंज महंगाई था, नून लीग के लिए चैलेंज अपनी परफॉर्मेंस देना था। वो दोनों चीजें ठीक नहीं हुई 8 मई के बाद, 9 मई के बाद। 9 मई के बाद सिर्फ तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में, चलिए मान लिया इंतखाबी पॉपुलैरिटी में कमी हो गई, लोग छोड़ के चले गए, अब वो इलेक्शन में उतरेंगे तो वो नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन 9 मई के बाद नून लीग तो पॉपुलर नहीं हो गई ना। ये तो ऑटोमेटिकली अगर नून लीग इसको ऐसे एनालाइज कर रहे हैं कि चलें अब वो जो वोट पीटीआई को पड़ने थे वो हमें पड़ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये खुद फरेबी होगी अगर नून लीग ऐसा कर रही होगी। तो ये जो नए ग्रुप्स बन रहे हैं, नई धड़ेबंदियां हो रही हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए इस वक्त लोग सवाल कर रहे हैं, जिनको कहा जाता है ना कि आप का ग्रुप है, आपके साथ 6 एमएनएज एमपीएज हैं, 8 एमएनए एमपीएज हैं, आपका पूरा ग्रुप है, आप अपना पूरा ग्रुप छोड़ दें, पीटीआई को छोड़ दें, ऐलान कर दें। अभी कई लोगों ने ऐलान करना है, अभी मीटिंग्स हो रही हैं, गौर गौज हो रहा है, मुशावरत हो रही है, वो फिर आगे से सवाल करते हैं कि चलिए आप हम पे दबाव डाल रहे हैं, हम छोड़ देते हैं, लेकिन फिर बताएं हमारे लिए पेशकश क्या है, हम करेंगे क्या, हम छोड़ के जाएंगे कहां? और अगर हमने हारना ही है तो फिर हम तहरीक इंसाफ के साथ रहकर क्यों ना हारें? तो फिर जब वो ये कंडीशन रखते हैं तो उनको फिर ये कहा जाता है कि नहीं, हम आपके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करके देते हैं। और फिर वो बंदोबस्त क्या है, वो मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स हैं, वो जहांगीर तरीन हैं, वो चौधरी सरवर हैं, काफ लीग है, तो इस तरह की जो सेटअप है वो बनाकर वो एक स्प्लिट मैंडेट करने की जो हमारे यहाँ हमेशा एक कोशिश होती है कि कमजोर तरीन हंग पार्लियामेंट वजूद में आए, ताकि जब जिसका बाजू चाहे मड़ोड़ा जा सके। तो इस तरह की चीज मेरे ख्याल प्लान हो रही है, और इसमें सबसे ज्यादा मैं फिर कहूंगा कि नून लीग को मुतफक्किर होने की जरूरत है। नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरह से आपने कहा। हिलाली साहब, अब पीटीआई कहाँ खड़ी है अगर इलेक्शंस की बात की जाए? इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है, जो उन्होंने खिताब किया था, कि वो बड़ी जल्दी एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाले। आपको लगता है कि अभी भी कोई ऑप्शन है उनके पास जिस पे वो उनको कॉन्फिडेंस है कि जी अभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई डैमेज कंट्रोल हो सकता है? मुझे नहीं समझ आ रही है क्यों इमरान खान समझता है कि उसके लिए, इमरान खान के लिए फ्यूचर है पाकिस्तान में। हालांकि मैं फ़ौरन एडमिट करूंगा कि शायद वो सबसे ज़्यादा, ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है, मगर उसका मतलब कुछ नहीं है। किसने, बहुत पॉपुलर लीडर्स हैं जो पावर में नहीं होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं। तो कहने की बात यह है कि सिचुएशन ऐसे अब हो गया है कि मेरे ख्याल में जो हम असद और मैं कह रहे थे पहले, एक ऑल्टरनेटिव पार्टी ग्रुपिंग इमर्ज कर रहा है, लीडरशिप इमर्ज कर रही है, तो मेरे ख्याल में उनके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ठीक है। और हाँ, अगर इमरान खान कोई ड्रामेटिकली उनके रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए या
कुछ ऐसा हो तो फिर ठीक है, आई मीन शायद, बट अब उनका वो ट्रस्ट डेफिसिट अब उनके दरमियान इतना ठीक है, बढ़ गया। और इतने लोगों को क्या क्या शदीद दुश्वारियाँ बढ़ गया। मैं नहीं समझता दे कैन गेट बैक टुगेदर, कम से कम 3-4 साल के लिए। उसके बाद जब लीडरशिप चेंजेस एवरीवेयर तो फिर कुछ भी हो सकता है, मगर इस वक्त नहीं। ठीक है, और असद आप शॉर्ट कमेंट कर दीजिए, आपको क्या लगता है क्या बड़ा सरप्राइज हो सकता है? देखिए, कल जो इमरान खान साहब ने भी सरप्राइज़ की बात की और उन्होंने कहा कि जी या उनके बारे में ये रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने सरप्राइज़ की बात की है, तो मैंने इसको कम से कम 6 लोगों से, मैं आप गिन कर बता रहा हूँ कि कम से कम 6 लोगों से मैंने फ़ोन करके पूछा कि इमरान खान ने किसी सरप्राइज़ की बात की है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी सरप्राइज़ की बात नहीं की और ऐसी कोई बात नहीं हुई। हो सकता है किसी ने ये सोच के रिपोर्ट किया हो कि इमरान खान ने ये कहा था कि मैं फाइट बैक करूंगा, मैं अगर मुझे मौका मिल गया कोई 1-1.5 महीने की कैंपेन करने का, तो मैं जो है वो वापस आऊंगा और मैं अपना वोट बैंक जो है वो उसको रिटेन कर लूंगा। तो इस हवाले से बात हुई, लेकिन कोई सरप्राइज उनके पास मौजूद है? मैं समझता हूं कोई सरप्राइज मौजूद नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो इतने कमजोर हैं, उनकी कम्युनिकेशन लाइन काट दी गई है। इमरान खान साहब की अपने पार्टी के लोगों से कम्युनिकेशन लाइन काट दी गई है, उनका उनसे राब्ता नहीं हो पाता, उनका इंटरनेट बंद है, उनकी सर्वेलेंस हो रही है, बाहर पुलिस के एहलकार खड़े हैं। तो ऐसे में वो कोई सरप्राइज देने की पोजीशन में है ही नहीं, तो वो दावा कैसे कर सकते हैं? तो ये गलत रिपोर्ट हुआ है कि इमरान खान किसी सरप्राइज की बात कर रहे हैं, और वो जो कल राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रात की है उससे मिलाकर कुछ लोग सरप्राइज को देख रहे हैं, तो मैं इसका कोई कनेक्शन जो है वो अपनी मालूमात के मुताबिक एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं यकीनी तौर पर इमरान के लिए। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त पर ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तुर्किया में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। मुकाबला रजब तैयब एर्दोगान और कमाल कलीचदारोगलू के माबैन था। अब रजब तैयब एर्दोगान अपने 20 साल इक़्तिदार में मजीद 5 साल की तौसी के करीब हैं, जबकि अपोजिशन उम्मीदवार कलीचदारोगलू सदारत इंतखाब के पहले मरहले में 25 लाख वोटों से पीछे थे। तुर्किया में 14 मई को सदारत इंतखाबात हुए थे और कोई उम्मीदवार 50% वोट लेने में कामयाब नहीं हो सका था, जबकि तुर्किया में सदर बनने के लिए 50% वोट लेना ज़रूरी है। हिलाली साहब, ये इलेक्शन ऐसे वक्त में हुए हैं जब टर्की में अनस्टेबल इकॉनमी है, फिर फरवरी में जो ज़लज़ला आया था उसके असरात हैं, अभी तक इन्फ्लेशन है, उनकी करेंसी गिरावट का शिकार है। आपको क्या लगता है एर्दोगान अपना इक़्तिदार बचा पाएंगे? देखिए, कमाल है ना कि हालांकि ये सब चीज़ें हैं, फिर भी एर्दोगान जो है 5 पॉइंट से जीत रहा है इलेक्शंस, जो पहला जो वोट काउंट हुआ था। बात असल ये है नवीन के 2 किस्म के लोग हैं टर्की में, एक है यूरोप पसंद और एक है इस्लाम पसंद, एक है ऑटोमन पसंद, एक है अल्ट्रा नेशनलिस्ट टर्क्स। अब देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है टर्की में, और सेक्युलरिज्म जो अतातुर्क का सेक्युलरिज्म था, उसने, वो तो एक मिलिट्री डिक्टेटर था, उसने इम्पोज किया था टर्की के ऊपर, और जो लोग कोशिश करते थे उसको फॉलो करने के लिए वो टर्की के इस्लाम पसंद लोगों के सामने आते थे, और आखिर में इलेक्शन में एर्दोगान जो है वो आया और इस्लाम पसंद 20 साल से जीत रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। कितने साल हो गए उसके? 20 साल, 18 जो भी है, सदर के तौर पे उतने साल से वो जीत रहे हैं, और मैं तो सदर के तौर पे 20 साल से जीत रहे। हाँ, जो सदर या प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव समझ ले। और मैं तो अपने टर्किश दोस्त को कहता हूँ, मैं कहता हूँ तुम जाते हो EU के पास और खूब अपना चमड़ा लगड़ के जाते हो और कहते हो देखो मैं सफ़ेद हो गया हूँ, मुझे EU में आने दें, मगर EU में वो आज तक नहीं आ सके। क्यों? नेटो में आ गए मगर EU में नहीं आए। क्यों? इसलिए क्वाइट फ्रैंकली
वो एक यूरोपियन यूनियन है, और EU ने भी फैसला ये नहीं किया है कि टर्की इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप। हाँ, स्ट्रेटेजिकली वो कहते हैं हाँ नेटो में कर दो, मगर नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोप। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक तुर्क खुद इन मेजॉरिटी नहीं हो जाएं, यूरोपियन टर्क्स, मेरे ख्याल में इस्लाम पसंद टर्क्स जब तक मेजॉरिटी में होंगे, एर्दोगान भी रहेगा और उस किस्म के लोग आएंगे, और अगला इलेक्शन भी एर्दोगान जीतेगा। ये इलेक्शन भी एर्दोगान जीतेगा। ठीक है असद, हालांकि बड़े आपने बिल्कुल बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है, बहुत सारे चीजें हो रहे हैं, और करप्शन भी बढ़ गया है, फिर भी वो बढ़ गया है, और जरा ऑटोक्रेटिक किस्म का उनका स्टाइल है, क्योंकि कई लोगों को उन्होंने जेल में भी डाल दिया। ये सब भी चीज़ें थी, मगर फिर भी हमने देखा कि पॉपुलैरिटी रही है उनकी बरकरार। असद, आपको क्या लगता है रजब तैयब एर्दोगान के जीतने की सूरत में टर्की और यूरोप और पूरी दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे, और अगर कमाल खलीजदार जीत जाते हैं तो फिर कौन सी तब्दीलियाँ रोनमा हो सकती हैं? देखिए, तीन तरह के इस वक्त वोटर हैं जो तीन तरह के माइंडसेट रख रहे हैं जो वोट कास्ट कर रहे हैं। एक वो जो राइटिस्ट हैं, दाएं बाजू के लोग जिनको इस्लाम पसंद कहा है हिलाली साहब ने। दूसरे वो जो बाएं बाजू के लोग हैं, जो रोशन ख्याल हैं, जो कमाल अतातुर्क के नज़रिए पर चलने वाले लोग हैं, जो फ़ौज के नज़रिए के हामी वहाँ पर माने जाते हैं, तो वो दूसरी तरह के लोग हैं। लेकिन तीसरी तरह के लोग जिसको हम स्विंग वोटर, हाँ, वो हर स्टेट में और हर मुल्क में हर जगह पर होते हैं। वो महंगाई से मुतासिर होते हैं, वो मुख्तलिफ तरह की जो चलने वाली लहर हैं उससे मुतासिर होते हैं, वो ज़लज़ला आने के बाद के इमदादी काम कितने अच्छे हुए कितने कमज़ोर हुए उनसे मुतासिर होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो सबसे चीज़ जो मेरा ख्याल है कि स्टैंड आउट करती है या प्रोमिनेंट होकर सामने आती है, वो अपने नज़रिए की बुनियाद पर होने वाली सिफारतकारी है। अब तैयब एर्दोगान जो हैं वो अगर एक ख़ास किस्म का नज़रिया रखते हैं, वो और उनकी जमात और उनके वोटर्स, वो उसी तरह की सिफारतकारी चाहते हैं, वो उसी तरह का एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं, वो उसी तरह की कोशिशों में मुलव्वस रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कमाल साहब जो हैं वो फ़ौज की हिमायत या हमायत शुदा सिफारतकारी के हामी नज़र आते हैं। और वो जो दूसरा ग्रुप है, क्योंकि इस वक्त आप हम जानते हैं बड़ा प्रोमिनेंट होकर जो चीज़ सामने आई है कि तैयब एर्दोगान साहब को लगता है ये है, या दाएं बाजू की सोच रखने वालों को लगता यह है कि इस वक्त इस्लामी दुनिया के ऊपर जो लोग काबिज हैं या जिनका गलबा है वो शायद मगरिब के ज़ेर तसल्लुत हैं और वो अपनी एक आइडेंटिटी नहीं रखते, और शायद यही वजह है कि वो चाहते हैं, वो उसके खिलाफ एक जंग को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन और अगर फ़र्ज़ कीजिए, आपने सवाल किया था कि अगर दूसरी तरफ यानी तैयब एर्दोगान जो है वो हार जाते हैं, तो दूसरा अगर ग्रुप जो है वो बरसर इक़्तिदार आता है, तो वाज़े तौर पर जो हमें पॉलिसी में चेंज नज़र आएगा कुछ मुआशी पॉलिसियों के साथ साथ वो सफारतकारी की पॉलिसी में और फॉरेन पॉलिसी में ही चेंज नज़र आएगा, जो कि तुर्की और न सिर्फ तुर्की बल्कि जो जियो पॉलिटिक है उसके ऊपर भी वो असरअंदाज होगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी। अगले हफ्ते हाज़िर हम मौज़ूआत के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।